Yeah. Hello everyone. Welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Barka Mirza and आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MCQs basically on Indian economy. ओके आज हम कुछ MCQs करेंगे ऑन इंडियन इकॉनमी विच इज़ फॉर NABARD ग्रेड ए एंड RBI ग्रेड बी. ठीक है, आज हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम. कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई थी, इसके वजह से. कोई नहीं, अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़. बिफोर वी स्टार्ट एज ऑलवेज प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़े एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. जब भी हमारी लेक्चर होगी यू विल गेट द नोटिफिकेशन. ओके, एंड एज यू ऑल नो कि NABARD ग्रेड ए के लिए एंड RBI ग्रेड बी के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स लॉन्च्ड हो चुकी हैं. ओके, सो इफ़ यू वांट एनी डिटेल्स रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट्स ऑफ NABARD और RBI आप कांटेक्ट करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप विजिट कीजिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाएंगी. एंड कॉन्टैक्ट नंबर है दैट इज़ 7837773651. ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसमें कॉन्टैक्ट करिए, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. ओके, मैं फिर से बता दे रही हूँ आप लोगों को, दैट इज़ 7837773651. कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो ARD का जो लेक्चर है, लाइव लेक्चर्स है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं. आपने डेमो लेक्चर्स भी रिव्यू किए होंगे, तो लाइव लेक्चर्स को भी हमारे अभिपीडिया में ज्वाइन कीजिए एंड जुड़े रहिए अभिपीडिया के साथ. ओके, सो चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सी, which economist was the first to go against the view free markets would automatically provide full employment? ऐसे कौन से इकोनॉमिस्ट थे जो इसके अगेंस्ट थे कि फ्री मार्केट आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगी? ऑप्शंस आर A एडम स्मिथ, B J.S. मिल, C मिल्टन फ्राइडमैन या फिर D जॉन मेनार्ड नीज. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए. अगर नहीं भी कोई आ रहा है आपको आंसर, फिर भी आप कोशिश कीजिए आंसर देने की. रॉन्ग होगा चलेगा, कोई बात नहीं है. ठीक है, विच इकोनॉमिस्ट वॉज द फर्स्ट टू गो अगेंस्ट द व्यू दैट फ्री मार्केट्स वुड ऑटोमेटिकली प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट? वेदर इट्स A एडम स्मिथ, B J.S. मिल, C मिल्टन फ्राइडमैन और D जॉन मेनार्ड नीज. चलिए देख लेते हैं. एडम स्मिथ, एज यू ऑल नो कि एडम स्मिथ कौन थे? एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे वो, है कि नहीं? एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और कैपिटलिज्म, है कि नहीं? देन कम्स J.S. मिल. J.S. मिल दैट इज जॉन स्टॉट मिल. ठीक है, वो भी एक इकोनॉमिस्ट थे, एक फिलोसोफर थे, बट उनका क्या मानना था, उनकी बिलीव थी कि सही काम वही है जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को खुशी दे. उनकी ये फिलॉसफी थी. देन थर्ड वी हैव मिल्टन फ्राइडमैन. मिल्टन फ्राइडमैन कौन थे? ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे. एंड वो माने जाते थे स्टैटिस्टिशियन, एज एन स्टैटिस्टिशियन. ठीक है, एंड उनको नोबेल प्राइज़ भी दी गई थी फॉर हिज इकोनॉमिक रिसर्च के लिए, फॉर इकोनॉमिक्स साइंस के लिए. ठीक है, एंड थर्ड वन वी हैव जॉन मेनार्ड नीज. जॉन मेनार्ड नीज एज यू ऑल नो वो फिलोसोफर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे एंड इकोनॉमिस्ट भी थे. So the correct option is D. John Maynard Keynes was the first to go against the view free markets would automatically provide full employment. Free markets basically क्या हो जाता है? फ्री मार्केट जहाँ पे प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किससे इफेक्ट होते हैं? सप्लाई एंड डिमांड से, रादर देन द गवर्नमेंट, है कि नहीं? तो जॉन मेनार्ड नीज के हिसाब से ये अगेंस्ट था कि फ्री मार्केट आपको प्रोवाइड करे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. उनका मानना ये था कि अगर गवर्नमेंट जो है अपनी जो टोटल स्पेंडिंग्स है
वो इंक्रीज कर दे तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस में पड़ेगा, हमारा आउटपुट में, एम्प्लॉयमेंट में, इन्फ्लेशन में, है कि नहीं। उनका ये मानना था कि अगर वो सपोर्ट करते थे कि अगर गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर पर्पस जो है, स्पेंडिंग्स जो है, एक्सपेंडिचर जो खर्चा करती है ऑन द इकोनॉमी, अगर वो इंक्रीज कर दे एंड टैक्स को लो कर दे तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी, ग्रो करेगी। अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ग्रो कब करती है हमारी इकोनॉमी की, जब लोगों के पास एजुकेशन भी हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंसान की ठीक हो जाए, तो हमारी इकोनॉमी क्या होती है, धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आती है एंड हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन को प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़े। ओके, चलिए पढ़िए। Which of the following given steps if taken by the government will boost the Indian economy? ऐसा कौन सा स्टेप्स है जो अगर गवर्नमेंट लेगी तो हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी? Options are: 1. Opening up the insurance sectors to NRIs, that is non-resident Indians. Then second one we have promotion of small medium enterprises. And third one we have foreign portfolio investment. Select the code, correct code. A 1 and 2, B 2 only, C 2 and 3 only, या फिर D 1 2 and 3 all. ऐसा कौन सा स्टेप है अगर गवर्नमेंट लेगी तो हमारी इंडियन इकोनॉमी बूस्ट होगी, ग्रो करेगी, डेवलप करेगी? ऐसे अगर हम देखा जाए ये तो तीनों चीज़ें हैं, तीनों सेक्टर्स जो कि सेक्टर्स, इंश्योरेंस सेक्टर्स जो कि ओपन अप कर दिया जाए फॉर नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस के लिए एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, दैट इज FIIS, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। इंश्योरेंस सेक्टर्स दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी अगर ओपन कर दे फॉर इंश्योरेंस सेक्टर्स के लिए, NRIs के लिए, तो हमारी इकॉनमी धीरे धीरे ग्रो करेगी, है कि नहीं। देन प्रमोशन ऑफ SMEs, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, बेसिकली क्या हो जाता है, ये कुछ छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं हम या बिजनेस बोल सकते हैं जो मेंटेन करती है बिजनेस की रेवेन्यूज़ या फिर असेट्स हम बोल सकते हैं, रेवेन्यूज, एसेट्स और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन थर्ड वन वी हैव फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को परचेज किया जाता है और अदर फाइनेंशियल एसेट्स हम बोल सकते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज किया जाता है बाय द इन्वेस्टर्स बट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, फ्रॉम अनदर कंट्रीज। सो ये तीनों फैक्टर्स अगर होगी कंट्री में तो हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज D 1 2 and 3 ऑल। ओके, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा इन इंडियाज डेप्थ एंड इक्विटी मार्केट, डेप्थ मार्केट फॉर एग्जाम्पल जो एसेट्स बेसिकली दैट रिक्वायर्स अ फिक्स्ड पेमेंट टू द होल्डर्स विद इंटरेस्ट, एंड इक्विटी मार्केट्स बेसिकली क्या हो गया, इक्विटी मार्केट्स हम बोल सकते हैं जहाँ पे एक लीगल डॉक्यूमेंट सर्व, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट सर्व करता है बेसिकली फॉर द राइट्स ऑफ द ओनरशिप इन द कंपनीज, है कि नहीं। तो अगर हमारी गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी तो हमारा इकॉनमी ग्रो करेगा। हमने कुछ दिन पहले हमने बजट में भी पढ़ा था कि हमारा इंश्योरेंस सेक्टर्स पहले 49% था, फिर इंक्रीज होके कितना बढ़ गया 74% टू बूस्ट दी इकॉनमी, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बेसिकली फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। See, which of the following conditions are expected in an organized sector? ऐसा कौन सा कंडीशन जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि होना चाहिए, एक्सपेक्टेड कि ये हो सकता है in an unorganized sector? First one we have paid holidays, second one we have lack of proper working conditions, third one we have social security from employers, fourth one we have lack of protection from legislation. Which of the following options are correct? 1 and 2, B 2 3 and 4, C 1 2 and 4 या फिर D 2 and 4? एज यू ऑल नो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिविजुअल्स या पब्लिक किसी के अंडर काम करती है,
या फिर कोई इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशंस टैक्सेशंस कुछ फॉलो नहीं किया जाता है, दैट वी कॉल्ड इट एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो पेड हॉलीडेज क्या आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको पेड हॉलीडेज, अगर आप छुट्टी में गए हो तो उसके अगर लीव लिए हो तो लीव का भी सैलरी आपको मिलेगा? जी नहीं, पेड हॉलीडेज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पे आप डेली बेसिस पे हो सकता है आप काम कर रहे हो और आपको उस हिसाब से आपको पेमेंट मिल रही है ना। देन सेकेंड वन वी हैव लैक ऑफ प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, लैक ऑफ प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस वहाँ पे आपको नहीं मिल रहा। आपको धूप में बाहर में किसी के अंडर आप काम कर रहे हो तो आपको वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है जो अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में मिलता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या पेड हॉलीडेज मिलते हैं, वर्किंग कंडीशन जो फैसिलिटीज़ होता है, खाने पीने रहना, सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लैक ऑफ प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस है ना। देन थर्ड वन वी हैव सोशल सिक्योरिटी फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर्स जो मैनेजर्स और बिजनेस के जो इंटरप्रेन्योर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के, तो वो क्या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? जी नहीं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हम बोल सकते हैं ग्रेचुटी हो गया, मेटर्निटी हो गया, कुछ डिसेबिलिटी हो गया, उसके लिए आपको कुछ पेमेंट मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। एंड फोर्थ वी हैव लैक ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम लेजिस्लेशन, ये भी नहीं है, गवर्नमेंट का कोई रूल्स रेगुलेशंस प्रोटेक्शन नहीं होता इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ये है 2 and 4, ये सही स्टेटमेंट है। ओके, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पे जैसे कि मैंने वो बोला कि लोगों को एज डेली बेसिस पे इनकम मिलती है, वो भी लो इनकम, मतलब खाना पीना बस चल रहा है, कंजम्पशन जो डेली नीड्स है वो पूरी हो रही है इंसान की। इर्रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, इर्रेगुलर आपका जो काम है, एम्प्लॉयमेंट का वहाँ कोई फिक्सेशन नहीं है कि हाँ इतने आज मैंने ज्वाइन किया तो 40 साल 30 साल 40 साल तक मेरा रहेगा रोजगारी, नहीं। आपका काम आज आप अगर काम है तो आपको मिल जाएगा, काम नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। एंड लैक ऑफ प्रोटेक्शन इधर फ्रॉम लेजिस्लेशन और ट्रेड यूनियंस, ये तो है ही। ओके, चलिए फोर्थ वन, या विच 5-year plan gave emphasis on the removal of poverty for the first time? ऐसा कौन सा 5-year plan है? प्लानिंग कमीशन, याद है ना आपको? प्लानिंग कमीशन का ये क्वेश्चन है। प्लानिंग कमीशन स्टार्ट कब हुई थी? 15 मार्च 1950, है कि नहीं? एंड डिसॉल्व कब हो गई थी? डिसॉल्व हुई थी 17 अगस्त 2014, है ना। तो प्लानिंग कमीशन के 5 ईयर्स में ऐसा कौन सा फर्स्ट टाइम ये चीज़ दिया गया था? रिमूवल, पॉवर्टी को हटाना है, गरीबी को हटाना है। ए 5th 5-year प्लान में, या बी 6th 5-year प्लान में, या सी 7th 5-year प्लान में, या फिर डी 8th 5-year प्लान में? चलिए देख लेते हैं। 5th 5-year प्लान जो कि हुआ था बिटवीन 1974 से 1979 तक, 1974 से 1979 तक, ये एक ऐसा प्लान था जहाँ पे ये फैसला लिया गया था कि हमारे कंट्री में से पॉवर्टी को क्या करना है? रिड्यूस करना, गरीबी को हटाना है, गरीबी हटाओ, विच इज़ बेसिकली किनका नारा था? हमारे इंदिरा गांधी जी का नारा था। गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंसान की ठीक, पब्लिक्स की ठीक होनी चाहिए। देन पॉवर्टी, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, है ना, एंड सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर एंड डिफेंस। तो ये सारी जो प्लानिंग की गई थी इन 5th 5-year प्लान। देन 6th में क्या हो गया था हमारा? 6th 5-year प्लान में क्या डिफाइन किया गया था? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। 6th 5-year प्लान में क्या हुआ था? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जहां पे हमारी कंट्री ओपन अप हो गई थी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड उस टाइम पे क्या हो गया था? प्राइस कटिंग हो गई थी, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि है प्राइस कंट्रोल कर दिया गया था, एंड राशन शॉप्स को बंद कर दिया गया था। इससे क्या हुआ था? प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइसेस, महंगाई बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गया था। बट उसी टाइम हर एक चीज़, ट्रेडिंग वर्क स्टार्ट हुई, इन्वेंट हो गई थी कि ट्रेडिंग बिजनेस आप कर सकते हो, लाइसेंस हुआ था, फ्रीडम मिल गई थी,
तो ये कहाँ पे हुआ था? 6th 5 ईयर प्लान में. देन 7th 5 ईयर प्लान बेसिकली क्या था हमारा? इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ, इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, मॉडर्नाइजेशन, देन सोशल जस्टिस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग हो, इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हो, एंड हमारी इकॉनमी धीरे धीरे ग्रो भी करे. एंड लास्ट वन वी हैव 8th 5 ईयर प्लान. ये बेसिकली क्या था? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली क्या हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनको मौका मिलता है कि अपने एबिलिटीज़ को, स्किल को, नॉलेज को क्या करे, एक्सपीरियंस को डेवलप करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके. एंड मेन एम क्या था? टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन, कंट्रोलिंग दी पॉपुलेशन ऑल्सो. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. Okay, so the correct option is A. 5th 5 ईयर में ये प्लान बनाया गया था, दैट इज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, पॉवर्टी रिड्यूस करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सोशल जस्टिस होनी चाहिए, एंड मेन एम क्या था? गरीबी हटाओ. ओके, एंड 1978 में न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने ये प्लान को रिजेक्ट कर दिया था कि ये प्लान नहीं होगी. ठीक है, प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़े. ओके, चलिए नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग? इनमें से कौन सा ऐसा है जो 7 पिलर्स के अंदर नहीं था? ऑप्शंस आर प्रो पीपल, पार्टिसिपेशन, सी एम्पावरिंग, या फिर डी इनोवेशन. नीति आयोग एज यू ऑल नो कि एक थिंक टैंक पॉलिसी है कि नहीं? स्टार्ट कब हुई थी? 1 जनवरी 2015. मोदी गवर्नमेंट. थिंक टैंक पॉलिसी टू प्रोवाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कंट्री, है कि नहीं? तो इनमें से कौन सा उसका पिलर्स नहीं था? नीति आयोग का पिलर्स नहीं था. प्रो पीपल है उसके नीति आयोग के एक पिलर्स में से एक है प्रो पीपल, कि मिलजुल के इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट एंड पीपल मिलजुल के काम करना है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, टू बूस्ट द इकोनॉमी. देन पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स ऑफ इंडियंस जो भी है उनको हर एक चीज़ में, हर एक एक्टिविटीज़ में क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है. ठीक है, उसके बाद एम्पावरिंग बेसिकली क्या हो जाता है? टू गिव समथिंग द अथॉरिटी, द पावर टू डू समथिंग. तो ये हर एक के अंदर ये फ्रीडम है, ये राइट है कि वो अपने हिसाब से जो उसको ठीक लगे वो चीज़ कर सकते हैं. एंड 4th वन वी हैव इनोवेशन. यही चीज़ 7 पिलर्स के अंदर नहीं थी. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, इनोवेशन. चलिए देख लेते हैं. प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी मतलब पीपल्स की जो नीड्स, वांट्स एंड एस्पिरेशंस है उसको भी क्या करना है? फुलफिल करना है. एम्पावरिंग, दैट इज समथिंग गिवन, समथिंग किसी को ऐसा पावर देना है कि सबके हाथ में ऐसा अथॉरिटी है कि वो कोई भी चीज़, फ्रीडम है कि वो कोई भी चीज़ उसके हिसाब से कर सकते हैं. पार्टिसिपेशन और इन दी कंट्री. उसके बाद इंक्लूजन बेसिकली क्या हो जाता है? जो ग्रुप्स ऑफ पीपल जो डिसेबल रहते हैं, ठीक है, या फिर कोई हेल्थ इशू रहता है, तो उनको भी ये फ्रीडम है, उनकी भी ये राइट है कि सोसाइटी में, कम्युनिटी में वो जहाँ रहते हैं उनको भी फ्रीडम है, राइट है कि वो भी रिस्पेक्टेड है, इन दी रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए, उनकी अप्रिशिएट होना चाहिए उनकी कम्युनिटी में. देन इक्वालिटी, एज यू ऑल नो कि अपर सेक्शन, वीकर सेक्शन एंड लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तीनों को इक्वली माना जाएगा, कोई ऊपर नीचे नहीं. एंड ट्रांसपेरेंसी दैट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज to make the government visible and responsible. ठीक है, तो ये सारी 7 pillars of नीति आयोग. चलिए नेक्स्ट वन. इन विच ईयर द श्रम सुविधा पोर्टल वॉज लॉन्च्ड? कौन से ईयर में श्रम सुविधा जो पोर्टल है वो लॉन्च हुई थी? ऑप्शंस आर 2012, बी 2015, सी 2016, या फिर डी 2014. कब हुई थी श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च्ड?
श्रम सुविधा पोर्टल, एज यू ऑल नो, ये एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म हम बोल सकते हैं बेसिकली फॉर द लेबर कंप्लायंस। है ना, जहाँ पे सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, जो कंडीशंस है बेसिकली फॉर एम्प्लॉयमेंट किया जाता है। तो ये किसके लिए है? लेबर कंप्लायंस के लिए। तो वो कब हुई थी? इन विच ईयर श्रम सुविधा पोर्टल वॉज लॉन्च्ड? इन द ईयर 2014। 2014 में श्रम सुविधा पोर्टल वॉज लॉन्च्ड। ठीक है, 16 अक्टूबर 2014। बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इज टू कंसोलिडेट इंफॉर्मेशन ऑफ लेबर इंस्पेक्शन एंड इट्स इन्फोर्समेंट। कंसोलिडेट, टू मेक योर पोजीशन। कंसोलिडेट मतलब क्या है? अपनी पोजीशन खुद बनाना। वो आपके अंदर भी वो पावर है, वो अथॉरिटी है टू डू समथिंग बेसिकली फॉर दी लेबर्स एंड इट्स इन्फोर्समेंट बेसिकली क्या हो जाता है? पीपल को रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करना है, फॉलो करना है। तो लेबर कंप्लायंसेस हम बोल सकते हैं, फर्स्ट वन वी कैन से मिनिमम वेजेस एक्ट, देन फैक्ट्रीज एक्ट, देन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। ये सारी क्या हो गई? एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। तो श्रम सुविधा पोर्टल मेनली फॉर दी लेबर कंप्लायंस के लिए। ठीक है, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया मैनेजेस द माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट इक्विटी फंड? ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में है हमारे इंडिया में जो कि मैनेज करती है हमारी माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट इक्विटी फंड? ए आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बी NABARD, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। थर्ड वन वी हैव SIDBI, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। एंड फोर्थ वी हैव SPAC, दैट इज स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। कंसोर्टियम बेसिकली क्या हो जाता है? कंपनीज हो या ग्रुप्स ऑफ पीपल जो एक साथ टुगेदर मिलके काम करे। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैनेज करती है माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट इक्विटी फंड? इक्विटी फंड एज यू ऑल नो ये क्या है? म्यूचुअल फंड हम बोल सकते हैं इसे। बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है फॉर दी स्टॉक्स, है कि नहीं? इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है? RBI, that is Reserve Bank of India. The correct option is NABARD. NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, is the organization which manages the Microfinance Development Equity Fund. SIDBI भी एक Small Industrial Development Bank of India, and SPA, that is Small Farmers Agribusiness. ठीक है, under the Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmers, Government of India. ठीक है, सी द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट earlier had rupees 200 crore fund called microfinance development and equity fund, with which it has funded several large microfinance institutions and also small finance bank. Okay, चलिए, what is the main objective of the कृषि उड़ान scheme? ठीक है, कृषि उड़ान स्कीम क्या है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शंस आर ए हेल्प MSME, दैट इज स्मॉल माइक्रो फाइनेंस स्मॉल माइक्रो मीडियम इंटरप्राइजेज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। ठीक है, then B offer affordable freight movement through aeroplane. C offer affordable air transport to people, या फिर D help farmers to transport agricultural produce. कृषि उड़ान स्कीम बेसिकली ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है? कृषि उड़ान स्कीम, ये तो आपको पता है, बेसिकली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, बेसिकली फॉर दी फार्मर्स के लिए।
है कि नहीं, बोथ इन इंटरनेशनल रूट्स एज वेल एज नेशनल रूट्स में, जहाँ पे फार्मर्स को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक प्रॉपर मार्केट मिल जाए कि उनकी क्रॉप्स जो है वो स्पॉइल्ड ना हो, उससे पहले ही मार्केट में परचेज एंड सेल हो जाए। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, हेल्प फार्मर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बेसिकली हम बोल सकते हैं टू इम्प्रूव द रीजनल कनेक्टिविटी। है कि नहीं, रीजनल कनेक्टिविटी बोथ नेशनली और इंटरनेशनली, कृषि उड़ान स्कीम। ठीक है, इट इज टू ऑफर ऑन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रूट्स टू हेल्प फार्मर्स इन ट्रांसपोर्टिंग देयर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू इम्प्रूव दी प्रोडक्ट लेवल। एक ऐसा मार्केट प्लेस, एक ऐसा मार्केट मिल जाए फार्मर्स को कि वो लोग भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके, एक प्रॉपर मार्केट मिल जाए कि वहाँ पे भी उनकी प्रोडक्ट खराब होने से पहले ही खरीदा और बेचा जा सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। See, in which year भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड was nationalized? कौन से ईयर में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है वो इंडिया गवर्नमेंट अपने में ले ली थी, नेशनलाइज हो गई थी? ए 1966, बी 1976, सी 1954 या डी 1970? In which year भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड was nationalized? The correct option is B 1976, that is 24th January 1976 को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वाज नेशनलाइज्ड। पहले उसका नाम क्या था इन 1976? पहले उसका नाम था बर्मा ऑयल कंपनी। देन लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ले लिया इन द फॉर्म ऑफ भारत रिफाइनरीज and it was renamed as Bharat Petroleum Corporation Limited in 1977. Okay? क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद सारे स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर्स दीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द टर्म गिग वर्कर्स? गिग वर्कर्स हम किसको बोलते हैं? व्हाट आर गिग वर्कर्स? आपके ऑप्शंस हैं, ए वर्कर्स आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, बी लेबर वर्किंग विदाउट अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन, सी वी हैव एन एम्प्लॉय विथ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ फिक्स पीरियड, या फिर डी वर्कर्स नॉट कवर्ड बाय द सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? व्हाट आर गिग वर्कर्स? गिग वर्कर्स हम उसको बोल सकते हैं दैट आर इंडिपेंडेंट वर्कर्स, इंडिपेंडेंट वर्कर्स या फिर ऑनलाइन वर्कर्स। ठीक है, या फिर टेम्पररी वर्कर्स, टेम्पररी वर्कर्स। गिग वर्कर्स जिसको हम कभी भी कंपनी क्या करती है, कंपनी ऑन एन एग्रीमेंट बेसिस उसको बुलाती है बेसिकली टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स। तो गिग वर्कर्स आर वर्कर्स विच आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। द करेक्ट ऑप्शन इज ए लेबर वर्किंग विदाउट अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन नहीं, लेबर वर्किंग विद प्रॉपर रेम्यूनरेशन। जितना पीरियड का उसका अग्रीमेंट होगा उतने पीरियड तक उतना उनका पहले अग्रीमेंट में पहले बोल दिया जाएगा कि ये सर्विसेज आपको अपने हमारे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करना है, ये सर्विसेज के बदले आपको इतना पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, एन एम्प्लॉय विथ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, ये कोई फिक्स्ड की पीरियड के लिए नहीं है, ये टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट है, टेम्पररी वर्कर हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एंड वर्कर्स नॉट कवर्ड बाय द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वर्कर्स गिग वर्कर्स आर कवर्ड बाय द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। Under the code, Social Security 2020 has defined as gig workers as a person who performs work or participate in a work arrangement and earns for such activities outside of traditional employer-employee relationship. Traditionally जो हम जैसे कि लंबे समय तक नहीं, gig workers आपको कंपनी बुलाया है,
बुला आपको कंपनी विद एन अग्रीमेंट फॉर अ टेम्प्रेरी बेसिस पे आपको बुलाया गया है, इतना आपका अमाउंट फिक्स कर दिया गया है कि इतना आपको पेमेंट मिल जाएगा अगर आप ये सर्विसेज हमारे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करोगे तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपल इंगेज्ड इन विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स? कौन से सेक्टर की इकोनॉमी के वर्कर्स को हम लोग रेड कॉलर वर्कर्स को में डिफाइन करते हैं? वेदर ए प्राइमरी सेक्टर, बी सेकेंडरी सेक्टर, सी टर्शियरी और इट्स डी क्वाइनरी सेक्टर। रेड कॉलर वर्कर हम किसको बोलते हैं? कौन से सेक्टर के वर्कर्स को बोलते हैं? सेशन को प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी। ओके, एंड शेयर करते रहिए। चलिए देख लेते हैं प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो कि नेचुरली आपको, जहाँ पे प्रोडक्ट्स नेचुरली आपको मिल जा रहा है कि नहीं? नेचुरली प्रोडक्ट, दैट इज हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग। सो ये क्या है हमारा प्राइमरी सेक्टर्स। देन सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया हमारा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पे प्रोडक्ट तो हमें मिल गया बट प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए, प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल में चेंज करने के लिए हम प्रोडक्शन वर्क करेंगे, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। एंड टर्शरी सेक्टर क्या हो गया हमारा? सर्विस सेक्टर, जो कि रॉ मटेरियल्स तो तैयार हो गया बट रॉ मटेरियल्स तैयार हो गया उसको फाइनल कंजम्पशन तक पहुंचाना है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, दैट इज टर्शरी सेक्टर। एंड लास्ट वन वी हैव क्वाइनरी सेक्टर्स। क्वाइनरी सेक्टर्स एक वो सेक्टर होता है जहाँ पे हाई लेवल के डिसीजंस लिए जाते हैं, बेसिकली बाय दी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं, बेसिकली ऑन एजुकेशन बोल सकते हैं हम, एजुकेशन, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए डिसीजंस लिया जाता है बाय द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव से। सो वी कॉल द रेड कॉलर वर्कर्स इन दी प्राइमरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर्स के वर्कर्स को हम लोग रेड कॉलर्स वर्कर्स बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are included in the index of 8 core industries? हमने कुछ पिछले प्रीवियस क्लासेस में भी, प्रीवियस हमारे एमसीक्यूज जो है हमने 8 कोर इंडस्ट्रीज हमने पढ़ा था, है कि नहीं? तो उस पे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज? 1 क्रूड ऑयल, सेकेंड वन वी हैव सीमेंट, थर्ड वन वी हैव आयरन, फोर्थ वन वी हैव कोल एंड फिफ्थ वन वी हैव ऑटोमोबाइल्स, है ना? सेलेक्ट द कोड, करेक्ट कोड, A25, B123, 134, C235 एंड या फिर D12 एंड 4। 8 कोर इंडस्ट्रीज, बेसिकली हम बोल सकते हैं इसको प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स, है कि नहीं? प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स, जहां पे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है इन प्रोडक्शन, है कि नहीं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन 8 कोर इंडस्ट्रीज? क्रूड ऑयल, सीमेंट नहीं, क्रूड ऑयल, सीमेंट इंक्लूडेड है एंड ऑटोमोबाइल्स, कोल, सॉरी कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट एंड कोल। आयरन एंड ऑटोमोबाइल इज नॉट included in the 8 core industries. It's crude oil, cement and coal. So the correct option is D, 1, 2 and 4. Okay? The 8 core industries are electricity, steel, refinery products, crude oil, coal, cement, natural gas and fertilizers. ये क्या है? It's a monthly production index which is also considered as a lead indicator of the monthly industrial मतलब monthly industrial production के industrialization का प्रोडक्शन का मेन परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, मंथली बेसिस पे उसका इंडिकेटर मतलब चेक किया जाता है परफॉर्मेंस की, एक्चुअली परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है एम्प्लॉयज़ का इन दी इंडस्ट्रीज़ में। ओके, तो ये सारी इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सनराइज इंडस्ट्री? सनराइज इंडस्ट्री हम किसे बोलते हैं? ऑप्शंस आर ए, इट इज़ एन इंडस्ट्री वेयर अ वर्कर नीड नॉट रिक्वायर एज मच प्रोफेशनल ट्रेनिंग एज वाइट कॉलर वर्कर्स प्रोफेशंस गेट। बी, अ टर्म यूज फॉर अ सेक्टर दैट इज जस्ट इन इट्स इन्फेंसी बट शोज प्रॉमिस ऑफ अ रैपिड बूम।
C we have these are specialized tertiary industry in the knowledge sector which demands as a separate classification. या फिर D an industry of home based worker or self employed worker or a wage worker. हम sunrise industries किसको बोलते हैं? एक ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, या फिर एक ऐसा इंडस्ट्री जो अभी तुरंत बॉर्न हुआ है, स्टार्टअप हुआ है, बट आपको प्रॉमिस दे रहा है कि आगे चल के फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे. या थर्ड एक स्पेशलाइज्ड, ये एक टर्शरी इंडस्ट्री है जहाँ पे नॉलेज सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाता है, टर्शरी सर्विसेज सेक्टर. या फिर डी ये एक होम बेस्ड है जो घर पे रह के, या सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्री है, या फिर वेज वर्कर या फिर किसी के अंडर आप काम कर रहे हो वो इंडस्ट्री है. सनराइज इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि विच इज़ यूज्ड इन इट्स इन्फेंसी बट शोज अ प्रॉमिस ऑफ अ रैपिड बूम. एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे स्टार्टअप तो हुआ है, स्टार्टअप सब कुछ है, लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योर सब कुछ है, बट धीरे धीरे ये इंडस्ट्री क्या है, धीरे धीरे ग्रो करेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, मार्केटिंग बढ़ेगा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी. ओके एंड आगे चल के जैसे जैसे दिन चले बीतते जाएगा वैसे वैसे ये ग्रोथ भी अचीव करेगी, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करेगी. ठीक है. इट इज़ यूज्ड फॉर अ सेक्टर दैट इज जस्ट इन इट्स इन्फेंसी. इन्फेंसी क्या बोलेंगे, बीइंग अ बेबी. अगर जैसे कोई बेबी होती है कि नहीं, तो धीरे धीरे वो बड़ी होती है, ग्रो करता है, उनके अंदर जो एबिलिटीज़ है वो भी धीरे धीरे ग्रो करती है, उनकी परफॉर्मेंस में भी चेंजेस आती है. वैसे ही हम डिफाइन करते हैं सनराइज इंडस्ट्री एज अब नॉर्मल इंडस्ट्री, जैसे कि स्टार्टअप हुआ है बट प्रॉमिस कर रहा है टू फॉर अ रैपिड बूम. It is characterized by high growth rate, high degree of innovations, use of technologies, high creation of technologies, then plenty of public awareness. पब्लिक अवेयरनेस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक को दिया जाएगा, एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी, एंड लोगों का सोर्स ऑफ इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी धीरे धीरे ग्रो करेगा. ओके चलिए. This question is asked about PPP, that is public private partnership model. Options are: it is an arrangement between the government and private sector for the provision of public assets and also includes public services. C, second one we have: in such time of arrangement the risk is entirely shared by the private entity. Which of the following statement is or are not correct? इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट है अबाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो कि करेक्ट नहीं है? 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2. इट इज़ एन अरेंजमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट. ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस है जहाँ पे पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप होती है. एक अरेंजमेंट एक अग्रीमेंट बनता है बेसिकली फॉर दी डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज ट्रेडिशनली बाय दी पब्लिक सर्विसेज, है ना. बेसिकली टू इंक्रीज दी क्वांटिटी, increase the quantity and quality of the business, increase the efficiency of the business, and basically to make more and more competitive in the, to become more and more competitive in the market, basically in the public services. So the first statement is correct. And in such time of arrangement the risk is entirely shared by both public as well as private entity, not only for by the private entities only. रिस्क दोनों में शेयर किया जाता है. जब बिजनेस अग्रीमेंट बन रहा है दोनों के बीच तो जो रिस्क होगा वो भी शेयर किया जाएगा दोनों में. सो द करेक्ट ऑप्शन विद द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट इज B 2 ओनली. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक गुड्स? पब्लिक गुड क्या है? ऑप्शंस आर नॉन एक्सक्यूडेबिलिटी, second one we have rival consumption, third one we have rejectables. Select the options given. A 1 only, B 1 3, C 2 only, या फिर D 3 only. क्या है पब्लिक गुड्स? बेसिकली हम बोलते हैं ना कि पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द नीड्स, वांट्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, बेसिकली फॉर द कंज्यूमर्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. है कि नहीं? पब्लिक गुड्स हम उसे ही बोलते हैं.
जो आपके बेसिकली फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को जो उसके नीड्स को, जो भी नीड्स है, जो भी डिज़ायर है, वो पूरी कर सके. So the characteristics of public good is non-excludability. नॉन एक्सक्यूडिबिलिटी क्या हो गया? मीन्स गुड्स जो है, प्रोडक्ट जो है, सर्विसेज है, वो है अवेलेबल है टू फॉर ऑल दी कस्टमर्स के लिए. देन राइवल कंजम्पशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स इज नॉन राइवल कंजम्पशन. अगर एक गुड किसी पब्लिक ने यूज़ कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो प्रोडक्ट दूसरा पब्लिक यूज़ नहीं कर सकता है. So it is a non-rival consumption. And third one is rejectables. It is non-rejectables. ऐसा नहीं है कि एक इंसान वो गुड्स यूज़ करके, प्रोडक्ट यूज़ करके फिर से वापस दे दिया, एंड उसी गुड को दूसरे को, फिर दूसरे कस्टमर को दे दिया गया यूज़ करने के लिए. So it is non-rejectable. Okay, so the correct option is A, one only. It is non-excludability, available for all the consumers, for the welfare of the society. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नॉन एक्सक्यूडिबिलिटी, नॉन राइवल कंजम्पशन एंड नॉन रिजेक्टेबल्स. दीज आर दोज गुड्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विदाउट द कंजम्पशन बाय वन इम्पोजिंग एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन अदर्स. ज़रूरी नहीं है एक बंदा यूज़ कर लिया उसके बाद दूसरा बंदा यूज़ नहीं कर सकता. It is available for all the consumers, for all the customers, for large number of people in the society. Okay, चलिए लास्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सेंसस. इकोनॉमिक सेंसस के बारे में आपको पूछा गया है. ऑप्शंस आर, statements are: one, it is conducted by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. Second one, we have, it covers all the entrepreneurial units which involved in an economic activities of either agriculture or non-agricultural sectors. Which of these following statement is or are not correct? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. विच, कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आप जल्दी जल्दी में कंफ्यूज मत होना. ये स्टेटमेंट तो अच्छे से पढ़ना, ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, नॉट करेक्ट. ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, या फिर डी नीदर वन नॉट टू. इकोनॉमिक सेंसस बेसिकली क्या हो जाता है? बेसिकली ये क्या है, एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है अबाउट दी इंटरप्रेन्योर्स के लिए, है ना, विच इन्वॉल्व इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील्स विद दी, विच रिलेटेड टू मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. अगर इंटरप्रेन्योर्स है तो अपने बिजनेस, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन हो या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, इन्वेस्टमेंट करते हैं आगे चल के टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. रिस्क फैक्टर, उनके अंदर एक ये चीज़ होता है कि उनके अंदर रिस्क फैक्टर होती है कि हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे. अब उनके अंदर ये नहीं है कि पता नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना हमने अगर 10 लाख अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो पता नहीं आगे चल के हमें इससे ज़्यादा इंक्रीज़ होगा या हमारी मनी डिक्रीज़ होगी. वो लोग रिस्क लेते हैं एंड बिजनेस स्टार्ट करते हैं. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन ये है, सेकेंड वन इज करेक्ट. इट इज़ कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. दिस इज इनकरेक्ट. It is basically conducted by Ministry of Statistics and Program Implementation, that is MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation. Okay, the economic census is being conducted by MOSPI to provide disaggregated information or various operational and structural aspects of all establishment in the country. And ये तो इंटरप्रेन्योर बेसिस पे तो ये इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करती है, बट ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी डेवलप करने के लिए इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ग्रोथ कैसे हो. ठीक है, तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पे ओवर होता है. आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा. कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी, आप प्लीज़ आज के सेशन में मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी. ठीक है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि बहुत दिन बाद हम मिले, एंड ये लेक्चर भी प्रीमियर लेक्चर है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर, जैसे हम मिलेंगे, आज फ्राइडे है, हम मिलेंगे संडे, वो हमारा लाइव सेशन होगा इंशाल्लाह. ओके, सो स्टे ट्यून्ड विथ अस, एंड सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक. ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन.
Bye, take care all of you.